कुछ और शब्द देखिए, जैसे कि शब्द के आपके क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहेगा आलोचना करें, समीक्षा करें, समालोचना करें, परीक्षा करें, परीक्षण करें, निरीक्षण करें, गुण दोष का विवेचन करें। ठीक है, इस तरह के भी शब्द आपके लास्ट में हो सकते हैं। तो ये सारे शब्द को आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं, आलोचना लिखा हो, समीक्षा लिखा हो, समालोचना लिखा हो। ये सब ऐसे प्रश्नों में जो है उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरे समझ की अपेक्षा की जाती है कि आप उसके प्रो और कॉन्स में कितना कंसेप्ट रखते हैं। सपोज कीजिए कि 2017 का अमेंडेड एक्ट आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पर, तो उसके कुछ प्रो है, कुछ कॉन्स है, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। ठीक है, भले ही वो एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट में बढ़ा दिया ड्यूरेशन को, अब तो 26 वीक तक महिलाओं को सुविधा मिलेगी, क्रेच की फैसिलिटी हो गई, स्तनपान कराना है उसका इंटरवल बढ़ा दिया, उसका ड्यूरेशन 4 बार हो गया, ये सारी अच्छाई हो गई। लेकिन पैरेलली जो है नियोजकों पे कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लोग महिला कामगारों को रखने से हिचकेंगे, तो हो सकता है कि महिलाओं के नियुक्ति में कमी आए, उनको जॉब कम मिले, या फिर अगर वो न्यूली मैरिड है तो लोग उनको जॉब देने से पीछे हटे, कुछ कुछ बुराइयां भी हो सकती है। तो जब आपको प्रो और कॉन्स, अच्छाई और बुराई दोनों की समझ रहेगी, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका अगर उस टॉपिक पे, तो समालोचना समीक्षा वाला प्रश्न में आप लिख सकते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इसमें पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आलोचना का सही अर्थ है गुण और दोष दोनों पक्षों पर ध्यान देना। हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बस उसकी बुराई करना, लेकिन बुराई करना नहीं है, दोनों पक्षों पर ध्यान देना है, कुछ अच्छाई भी कुछ बुराई भी। मोटे तौर पर अनुपात में यह रखा जा सकता है कि समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण जैसे प्रश्नों में अच्छे और बुरे प्रश्नों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि केवल आलोचना शब्द अगर लिखा है तो नकारात्मक वाला हिस्सा जो है बढ़ा करके हम लोग लगभग 3/4 कर देते हैं, 75% तक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि केवल आलोचना करे लिख रहा है तो आपको थोड़ा बढ़ा देना है, और अगर लिखता है समालोचना करें, परीक्षण करें, तो 50-50 में कुछ आधा अच्छाई भी आधा बुराई भी मिला के, और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्रयास करना है कि कंक्लूडिंग रिमार्क कभी भी आपका निगेटिव सेंस में ना हो, भले वो बात निगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव सेंस उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में निकले। ये एग्जामिनर के मन पर भी एक अच्छा असर छोड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी सर। चलिए अब देखिए, इसी में एक प्रश्न है, जैसे कि 64th बीपीएससी में आपको पूछा था, बाल श्रमिक निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को या तो निषेधात्मक या विनयात्मक होना चाहिए, या अधिनियम दोनों प्रकार का नहीं हो सकता, उक्त कथन की गंभीर आलोचना। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर एक्ट जो है या तो निषेधात्मक प्रोविजन एक्ट या रेगुलेशन एक्ट नहीं होना चाहिए, या तो प्रोविजन होना चाहिए या रेगुलेशन होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग चाइल्ड लेबर एक्ट का पढ़ते हैं तो उसका पूरा नाम क्या है आज के समय में, कोई बताएंगे? जी सर, बाल एवं किशोर प्रतिषेध छूटने को नहीं है, और चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट लिखते हैं ब्रैकेट में, नहीं प्रोविट करना माने कोई चीज को रोकना, निषेधात्मक मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना, रोकना, प्रोहिबिट करना, और दूसरा है प्रोविजन एंड रेगुलेशन, रेगुलेट करना मतलब उसको नियंत्रित करना, उसमें हम रोक नहीं रहे हैं, बस उसमें कुछ शर्तें लगा रहे हैं। तो ये दोनों शब्द को समझना है, प्रोहिबिट करते हैं जहां वहां कंप्लीट रोक दिया, रेस्ट्रिक्शन हो गया वहां, और जहां रेगुलेट कर रहे हैं वहां उसमें कुछ शर्तें लगा रहे हैं, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, उस कंडीशन में वो काम होगा। तो जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट आपने पढ़ा होगा, अभी जो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने वाले एक्ट के एंगल से लिखा गया है, अभी के एक्ट जो संशोधन हुए उसके एंगल से नहीं है, क्योंकि अभी का एक्ट का नाम बदल गया है। ये बाल श्रमिक अधिनियम के पुराने वाले एक्ट के एंगल से था। तो उस समय अगर इस प्रश्न को हम लिखते तो उसमें क्या था कि बाल श्रमिक को 14 साल से नीचे भी काम करने का ऑप्शन था कि नहीं था? हाँ सर। अभी जो नया वाला है उसमें 14 साल तक का बच्चा तो काम नहीं कर सकता है, 14 से 18 वाला काम कर सकता है। लेकिन कई सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा भी है जहां 18 साल तक को ही बच्चा माना जाता है। अपने यहाँ जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है, जेजे एक्ट 2015, उसमें भी 18 साल तक को हम बच्चा मानते हैं। यूएन ह्यूमन राइट का जो कन्वेंशन है हमारा, चाइल्ड राइट कन्वेंशन, उसमें भी 18 साल तक को हम बच्चा मानते हैं, और हम कह रहे हैं एक तरफ ही 14 से 18 वाला काम कर सकता है। तो हम लोग उस एंगल से भी इसको ले सकते हैं। और पुराने वाले एक्ट में तो 14 के नीचे को भी काम करने का ऑप्शन था, तो वहां तो खैर बहुत बड़ा वाइड रेंज था। तो कहने का मतलब कि बाल श्रम अधिनियम जो है उसमें आप 14 से नीचे को काम करने का ऑप्शन ही क्यों दिए,
और उसमें फिर रेगुलेशन पार्ट लगा दी कि इतने जगह नहीं करेगा, बाकी जगह कम करेगा। ये नहीं करना चाहिए था, और आपको केवल और केवल प्रोविजन एक्ट, निषेधात्मक अधिनियम बनाना चाहिए था। तो अब इसमें आलोचना करना है, तो इसमें उस अधिनियम का एक तरह से मैक्सिमम आपको बुराई करना है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम उस अधिनियम का बुराई करना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्कोप के साथ एंड कर देना है कि ऐसे ऐसे इसमें जो है, बावजूद इसके कई जगहों पर इनको रोका गया है, इस तरह करके कुछ पॉजिटिव एंगल दे देना है, लेकिन मैक्सिमम इसमें नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि केवल गंभीर आलोचना कह रहा है, आलोचना भी नहीं, गंभीर आलोचना करने के लिए कह रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। सर इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल होना ज्यादा बेटर है या फिर इथिकल होना? आप तो इथिकल होने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, जब हम एक्ट की बात करते हैं ना, तो इथिकल बात ही होती है। व्यवहार में कई चीजें सही गलत का निर्णय अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जब हम अधिनियम में आएंगे, जब हम एक्ट में आएंगे, जब हम नियम और कानून में आएंगे, तो जो कानून कहेगा उसी को हम सही मानेंगे, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं मानेंगे। व्यवहार में हो सकता है कि वो बच्चा जो काम कर रहा है, शायद उसकी मजबूरी है, वो काम करना उसके लिए जरूरी है, या वो काम करके कुछ स्किल भी सीख रहा हो, या कुछ और भी बातें हो, लेकिन वो व्यवहार की बातें। अधिनियम में जब हम आएंगे, एक्ट में जब आएंगे, तो इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यहाँ जो नियम सरकार ने बनाए, उस नियम को फॉलो करना, ये हम नागरिकों का भी कर्तव्य है, और उसको फॉलो करवाना जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका कर्तव्य है। ठीक है सर, बट प्रोविजन तो वेस्टर्न आइडिया है सर। इंडिया के कंटेक्स्ट में इतना सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमी इतना पीछे है, तो प्रैक्टिकल स्टांस, ये चीजों को आप अपने व्यूज में डाल सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लिखता है समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, या कहीं आपको कहता है मत दीजिए, तो अगर आपको कुछ बातें ऐसी लगती है, इस क्वेश्चन में हालांकि स्कोप नहीं है उस बात का, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा स्कोप दिखता है आपको कि जहां आपका भी व्यू मांगता है, तो आप बिल्कुल उसके व्यवहारिक पहलुओं का जिक्र कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्न को समझना होगा। जिस प्रश्न में केवल कह रहा है भाई क्रिटिसाइज कीजिए, वहां आप उसकी तारीफ करिएगा, तो आपको नंबर कहां से मिलेगा? सर जैसे इसमें सिर्फ बाल श्रमिक है, बाल और किशोर का अब तो होगा। अगर यही क्वेश्चन वहाँ किशोर को लेकर के हो, तो और हम लोग को नेगेटिव लिखना हो, तो 14 to 18 में तो ऐसे भी हजार्डस जितने भी काम हुए उस समय उन लोग को प्रोहिबिट करता है, तो वैसे में तो हम बिल्कुल नेगेटिव कैसे लिखे? वहां तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो हार्मफुल है उस समय उन लोग को यहाँ पे आपको आईएलओ का कन्वेंशन लेना होगा। कन्वेंशन 138 क्या कहता है? हालांकि हम इस क्वेश्चन पे फिर से डिस्कस करेंगे। उसमें मिनिमम एज 15 साल दिया है, 14 साल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा आपको कि जे एक्ट जो अपने ही कंट्री का एक्ट है, वो 18 साल तक को बालक मानता है। जो यूएन का चाइल्ड राइट कन्वेंशन है, वो भी 18 साल तक को बच्चा मानता है। तो आप एक तरफ डेफिनेशंस में कई जगह 18 साल तक को चाइल्ड मानते हैं, और यहाँ 18 साल के नीचे वाले को काम करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ भी आलोचना का स्कोप बन रहा है। ऐसा नहीं, और भी कंट्रीज के हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। बेसिकली इस पे हम लोग डिटेल फिर डिस्कस करेंगे जब आएंगे, तो इस क्वेश्चन पे आप लोगों को प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन वगैरह। मेरा प्रश्न ये था ना कि किशोर जैसे हैं अगर, और उन्हें टफ में नहीं डाला जाने का है, तो जैसे ये तो ऑलरेडी बन चुका है अधिनियम, तो हम उसका समर्थन करते हुए थोड़ा सा नकारात्मक लिखना होगा ना। पूरी तरह से नकारात्मक हम कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ये प्रश्न पर निर्भर करता है। अगर प्रश्न हमको कह रहा है गंभीर आलोचना कीजिए, तो हमने क्या कहा कि आलोचना वाले प्रश्नों में लगभग 3/4 आप रखिए निगेटिविटी, 25% लास्ट में पॉजिटिविटी रखिए। लेकिन नहीं 3/4, 58% आलोचना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, अगर आलोचनात्मक। जी सर। अब एक आता है मूल्यांकन करना या आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, ठीक है। ये दोनों टर्म एक ही जैसा है। केवल मूल्यांकन लिखा है या आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखा है, तो उस दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी फैक्ट्स का, कोई भी सब्जेक्ट का जो है मूल्य का अंकन कर रहे हैं, एक तरह से उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसका वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए विषय का समकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करें, उसकी कमियां भी बतलाएं, और अंत में स्पष्ट करें कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता। मूल्यांकन के पहले आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं हो, तार्किक रूप से दोनों बात को हमें एक ही समझना चाहिए। मूल्यांकन में कोई भी गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो। यानी आपको उसका गुण दोष बतला देना है, और अंत में तुलना के आधार पर स्पष्ट करना है कि आखिर में फिर भी वो किस हिसाब से उस फैक्ट का महत्व है। यानी कि सपोज कीजिए, अगर बात करें हम इसी चाइल्ड लेबर एक्ट पे आते हैं, तो अगर आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 में अमेंडमेंट हुआ, उसका मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन,
तो आपको इसके पॉजिटिविटीज को बताना है, भाई ये कर दिए हमने, 14 साल तक को बैन कर दिया, 14 से 18 को भी हैजार्डस में रोक दिया, ये सब पॉजिटिव हो गया। फिर उसके निगेटिविटी में भी चले जाना है कि 14 साल तक को बैन किया है, लेकिन कई फैमिली इंटरप्राइजेज में उसको हेल्प करने का ऑप्शन है। कई फैमिली इंटरप्राइजेज ऐसे होते हैं जहां पर कि वो काम करे तो उसके लिए इफेक्ट डाल सकता है। हो सकता है किसी का फैमिली इंटरप्राइजेज जो है, जो उसके घर में चल रहा है काम, वही हैजार्डस टाइप का नेचर का हो, तो उसको जो है सो देखना होगा। प्लस जो इंस्पेक्टर होंगे उनके लिए आसान नहीं होगा ये डिसाइड करना कि वो स्कूल के बाद काम कर रहा है या स्कूल के समय को यूटिलाइज कर दे रहा है काम में। ये सब देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कितने दिनों से स्कूल नहीं गया, बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। चाहे हैजार्डस में ही केवल रोका है 14 से 18 को, जबकि 14 से 18 का उम्र भी जो है सो बच्चों के ग्रो करने का उम्र होता है। अगर कंप्लीट उसको बैन किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। चाहे आईएलओ कन्वेंशन कहता है 15 साल मिनिमम होना चाहिए एज, यहाँ 14 साल ही रखा गया है। ठीक है, तो इस सारे बातों को आप लोगों के प्रश्न मैं लास्ट में ले लूंगा, कुछ लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं बीच बीच में, तो मैं लास्ट में उसको ले लूंगा जिनका जिनका है। तो इन सारे बातों को देखना पड़ता है। तो दोनों बात लिख दिया आपने, पॉजिटिव भी लिख दिया, निगेटिव भी लिख दिया। लास्ट में फिर भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है जो अभी हुआ है अभी, उसको लास्ट में कम से कम कर दीजिए कि भाई बावजूद इसके इसका ये बेनिफिट्स जो है सो एक पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटकम के साथ आएगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। अब देखिए ये दो प्रश्न आपका एलएसडब्ल्यू का है, एक 56 to 59 का, एक 66 to 2 का। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की अवधारणा एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो विवेचना कीजिए वर्ड हम लोग पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसके थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, उसमें डिटेल आपको एक्सप्लेन कर देना है सिंपल भाषा में कि श्रमिकों की सहभागिता का क्या कंसेप्ट है। अवधारणा माने कॉन्सेप्ट क्या है, और उद्देश्य माने ऑब्जेक्टिव क्या है, कि श्रमिक जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है उसमें उसका क्या, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसके पीछे का हमारा टारगेट क्या है, इसको हमने क्लियर कर दिया सिंपल भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय उद्योगों में प्रबंध में श्रमिकों के सहभागिता की प्रचलित प्रथा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अब जो है प्रचलित प्रथा जो है, कहने का मतलब कि अभी हम लोग जो जो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में लिए हुए हैं सिस्टम, उन सारे सिस्टम्स का क्या ड्रॉबैक है, क्यों नहीं वो सक्सेस हो पा रहा है, उस पर हमको जो है सो समीक्षा करना। ठीक है, उसी तरह दूसरा प्रश्न जैसे है औद्योगिक संबंध की परिभाषा दीजिए एवं भारत तथा बिहार राज्य में औद्योगिक संबंध प्रतिस्थापित करने के लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो ये सीधा क्वेश्चन है, आप इसको दे देंगे। सेकंड पार्ट कहता है इंडिया और स्टेट के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश करने में श्रम संगठन का जो रोल है उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, टिप्पणी करनी है, एनालाइज करना है क्रिटिकली। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में ट्रेड यूनियन सहायक हो रहे हैं, ट्रेड यूनियन बाधक हो रहे हैं, या क्या आपका उसमें अपना कंसेप्ट है, उसके हिसाब से आपको देखना। तो मान लीजिए कि जो एक बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उसमें क्या है कि जो नियोजक होता है, जो कामगार होता है, उनके बीच एक बेहतर संबंध होता है, एक दूसरे में को वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही अपना डिमांड जनरेट करते हैं। उसमें बहुत सारी बातों को देखा जाता है, हम लोग जब आईआर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको। लेकिन ट्रेड यूनियंस के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो कई बार क्या होता है, ट्रेड यूनियन उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि वर्कर्स काफी कमजोर है, वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर के साथ, तो बार्गेन नहीं कर सकता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि वो हमेशा एम्प्लॉयर के शोषण का शिकार होगा, और शोषण के शिकार होगा तो कभी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर नहीं होगा। अब अगर ट्रेड यूनियन पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉयर के साथ एक अच्छा बार्गेन करेगा, और अच्छा बार्गेन करेगा तो वर्कर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर बेनिफिट्स मिलेगा, तो फिर वर्कर्स का काम करने में भी मन लगेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन हिंड्रेंस पैदा करे, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ट्रेड यूनियंस जो है अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं जिन डिमांडों का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, या वो एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी से या एम्प्लॉयर के देने की क्षमता से काफी अलग होता है, नहीं दे सकता है एम्प्लॉयर, या बहुत सारी बातें उसके पीछे होती। तो ऐसे में अगर वो निगेटिव रोल प्ले करे, तो इन चीजों को देखते हुए और फिर आज के कंटेक्स्ट में बिहार या इंडिया में ट्रेड यूनियन किस प्रकार से हेल्पफुल हो रहे हैं, या कहाँ वो, अब जैसे कि आप मान के चले लेबर कोड की बात करते हैं, लेबर कोड में भी जैसे आप देखते हैं ट्रेड यूनियनों का अपना एक विरोध है लेबर कोड के संबंध में। उन्हें लगता है कि ये लेबर कोड जो नया आ रहा है श्रम सुधार, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स को
बेनिफिट देने के लिए आ रहा है। हालांकि जब हम लेबर कोड कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो हम आपको एक क्वेश्चन भी करवाएंगे और बताएंगे भी डिटेल से कि श्रम सुधार जो हो रहे हैं और उसमें जो ये श्रम संहिता आ रही है वो किस प्रकार से वर्कर्स के लिए बेनिफिट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी विरोध हो रहा है लेकिन इसमें कई अच्छी बातें हैं। ये एम्प्लॉयर के व्यू से कैसे फायदेमंद है, वर्कर के व्यू से कैसे फायदेमंद है और गवर्नमेंट के व्यू से कैसे फायदेमंद है, इसको आपको समझना है। और जो कुछ ऑब्जेक्ट है, जो कुछ उसमें ऑब्जेक्शन है ट्रेड यूनियन का, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो कहने का मतलब कि ट्रेड यूनियन हमेशा हर चीज को अगर नेगेटिव ही ले तब भी दिक्कत है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी में आपको ये दोनों बातों को देखना होगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे आना होगा कि इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट